यस, कैश बुक। क्या लिखा बेटा? कैश बुक। ए सब्सिडरी बुक्स एंड प्रिंसिपल बुक्स। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये समझ में आ गया होगा। मेन करेक्ट है ये, प्रिंसिपल भी है और सब्सिडरी भी है, और लेजर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं इसको। ठीक, ओके। काइंड ऑफ कैश बुक चर्चा हो गई थी अपनी, सिंपल, 2 कॉलम और 3 कॉलम। जब भी पूछे यही बोलना है। एक और क्या होती है? पेटी कैश बुक होती है। क्या होती है बेटा? इन एडिशन टू द मेन कैश बुक फर्म जनरली मेंटेन पेटी कैश बुक, बट दैट इज प्योरली ए सब्सिडरी बुक्स। एक बात निकल के आई, क्वेश्चन ने ऐसे लिखा कि पेटी कैश बुक इज ए प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी बुक होल्स। मैंने लाइन पढ़ी थी, ध्यान नहीं था बेटा आपका, ध्यान दो, पूरा फोकस करके पढ़ा करो, घर पे कम टाइम देना पड़ेगा, अच्छे से आएगी। देखो, इन एडिशन टू मेन कैश बुक फर्म आल्सो जनरली मेंटेन ए पेटी कैश बुक। इनके अलावा फर्म एक कैश बुक और मेंटेन करती है, जिसका नाम क्या है? पेटी कैश बुक है। बट दैट इज अ प्योरली, 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 कब है आपकी बुक में यार? ठीक है जी। सिंपल कैश बुक सभी को आती है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल है जी, कैश लेजर है बेटा। ठीक है जी। सिंपल कैश बुक में क्या होता है मैं बता दूं आपको। हाँ, कराई तो थी, लेकिन अब थोड़ा सबके साथ कर लेते हैं बेटा। देखना, जैसे सिंपली फॉर एग्जांपल है, ये आपने लिखा कैश बुक, ठीक है बेटा, इसमें डेट का कॉलम आ जाता है इसका, यहाँ क्या आ जाती है? रिसिप्ट आएगी, यहाँ क्या आएगी? अमाउंट, यहाँ क्या आएगी? डेट, पेमेंट और अमाउंट। अमाउंट ये कॉलम किसका होता है? कैश का कॉलम होता है बेटा। किसका होता है? अगर कोई बैंक अकाउंट भी रखती है फर्म, तो उसके 2 कॉलम बन जाएंगे, कैश और बैंक। अब ये देखो, इधर ध्यान से सुनना प्लीज, ये रिसिप्ट है और ये पेमेंट है। हालांकि बच्चे करते एंट्री करके पोस्टिंग है इसमें, लेकिन होता क्या है, जो भी कोई कैश रिसीव हुआ वो यहाँ आएगा। जैसे आपने सेल की, क्या की बेटा? ठीक है, तो सेल करोगे तो एंट्री क्या होगी बताओ? तो टीचर कहते लिखो टू सेल। फिर तो आप इसको किसकी अहमियत दे रहे हो? लेजर की अहमियत दे रहे हो। लेकिन कर सकते हैं, किसी को क्या पता मैंने क्या सोच के लिखा है, सोच को कंट्रोल नहीं कर सकता। सही लिखा है ना, बात करो। अच्छा, तूने ऐसे करके रट्टा मारा हुआ था। हाँ, मारा हुआ था, मैंने सही लिखा है ना, बात खत्म। वो चेक जो करेगा आपकी ये वो आंसर शीट चेक करेगा, ना कि आपके माइंड को चेक करेगा। ठीक है, अगर माइंड चेक करना आ जाए तो फिर तो कहना ही क्या। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ बेटा? समझो, मतलब जो भी कैश आएगा, जैसे 6 लाख 1 लाख रुपए, ठीक है, राम से पैसे मिले आपको, तो क्या जाएगा? 2 लाख। और जो जाएगा वो यहाँ आएगा बेटा। बोलो, बात समझ आ गई? फिर इस साइड का क्या लगा लेंगे? टोटल। इस साइड का क्या लगेगा? टोटल। ठीक है, जैसे 15 लाख आया ये, और इस साइड का टोटल आया 11 लाख, तो इसका मतलब कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है, तो बैलेंस भी किसका बचेगा? डेबिट का बचेगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? बाय बीडी कितना? 4 लाख। सीडी 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 सीडी, ठीक है। और ये सीडी अगले साल का क्या बन जाएगा बेटा? अगले महीने या अगले साल जो भी बीडी बन जाएगा, इधर ही आ जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस जिस साइड में लिखा होता है उससे रिवर्स साइड का बैलेंस होता है। कोई बात समझे आई या नहीं आई? पक्का? एक आगे बेटा, ये सिंपल कैश बुक है, 1 कॉलम कैश बुक। इसके अंदर है जो आपका कैश आया है वो डेबिट साइड, मतलब रिसिप्ट साइड में, और जो कैश गया है वो पेमेंट साइड में। कोई डाउट नहीं है? In this simple cash book, only the cash receipt and payment are recorded. Okay, thank you. The total of the debit side is always greater than the total of the credit side. अब आपके ये आ जाए कि ये डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट साइड से क्या होगी? ज्यादा होगी। ट्रू है? यस। कैश नेगेटिव में हो ही नहीं सकता किसी के पास। सर कैश नेगेटिव में एग्जांपल तो मेरे को हो सकता है, मेरा है। मैं कैसे कैसे मेरे पास 10,000 रुपये है, मैं अच्छा, और मेरे 15 देने हैं, तो बेटा ऐसे है कि तेरे पास 10,000 की एसेट्स है और 15,000 की क्या है? लाइबिलिटी है। तेरी नेटवर्थ माइनस में है, ना कि तेरा कैश माइनस में। तेरे पास जेब में 10,000 पड़े, हाँ, तो कैश फिजिकली तो तू कैश क्या है? 10,000 है तेरे पास, तो कैश फिजिकल फॉर्म में होता है ना,
तो कैश कभी भी नेगेटिव नहीं। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस होगा। समझ रहे हो बात को? कैश नेगेटिव नहीं होता। कईयों के ना वो दिक्कत होती है पेमेंट की, जो बिजनेसमैन होते हैं एंट्रियां करते हैं, समझ रहे हो, एंट्री उंट्री करते हैं, फिर जो चेक करते रहते हैं कैश नेगेटिव हुआ पड़ा, वो पता है फर्म में कैश, वो जो 2 नंबर वाला होता है ना, 2 नंबर वाला समझते हो, जो रिकॉर्ड नहीं होता, उससे पेमेंट करते रहते हैं और इसमें एंट्री कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्म में कैश है 10,000, फर्म में कैश कितना है, अब पार्टनर पेमेंट कर रहा है, फटाफट कर दीजिए, और पैसे की जरूरत थी, पर्सनल पैसा था उसमें दे दिया, 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 पैसा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब पेमेंट होगी 25,000 की, और कैश था फर्म में कितना, तो अब वो एंट्री करेगा ना मुनीम आके, सैलरी टू कैश, राम टू कैश, मोहन टू कैश, वो एंट्री कर दी उसने, वो उसने कैश माइनस में आ गया, क्योंकि फर्म में कितना था 10,000। तो बेटा जो उसने पे किया वो पहले कैश फर्म में आएगा, फिर पेमेंट हुई है, तो वो आने की भी तो एंट्री करनी थी उसको, तो वो फिर बीच में जाके उसको सही करके पॉजिटिव लेके आता है, जो ऑडिट करते हैं। समझ रहे मेरी बात को? चलिए एनीवे, फिर क्या होता है, कईयों के पास घर पे भी कैश नहीं होता, लेकिन ऐसे कैश, वो तो चलो उसका पर्सनल कैश था तो पक्के में होगा, है कैश पर्सनल भी, खुद का पर्सनल कैश भी जो है ना वो भी नहीं है, और बुक में भी नहीं है, लेकिन उसके पास अनरिकॉर्डेड है, मतलब जिसको कहीं पर भी नहीं दिखाया हुआ, तो फिर बीच में कहता है ये पेमेंट कर दी, या कैश तो था ही नहीं, बिजली का बिल कैसे भरा, कहता है कि बीच में एंट्री डाल सेल की, कैश की, वो सब सिस्टम हो जाता है। आप लोगों को हाँ बिल्कुल डालना चाहिए बेटा। देखो उसने पूरा क्वेश्चन दिया, उसमें से कोई चीज आ नहीं रही, तो आप उसको बताओ कि मेरे को पता है यार ये इसमें नहीं आएगी। लास्ट लास्ट क्या दी थी, रेंट ड्यू, मतलब ये क्या है, कैश में है ही नहीं, आउटस्टैंडिंग रेंट है ना बेटा, ठीक है, अभी तक पे नहीं किया है, तो ये कैश अट्रैक्ट नहीं हुआ बेटा, कैश बुक में नहीं आएगी, बिल्कुल सही है, ठीक है, जनरल में आएगी। अच्छा जी, यहां से एक बात निकल के आई, the total of the debit is always greater than the total of credit side, since the payment can't exceed the available cash। बिल्कुल सही है भाई, हम पेमेंट उतनी कर सकते हैं जितना हमारे पास क्या है, कैश है, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। सर उधार कराए तो वो तो फिर लाइबिलिटी बन जाएगी ना, क्रेडिटर बन जाएंगे बेटा, कैश माइनस में थोड़ा जाएगा। ये बात समझ आई नहीं आई? कैश कभी भी माइनस है नहीं, डेबिट साइड ऑलवेज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। एंड डाउट? गॉट इट? द सिंपल कैश बुक इज लाइकली ए ऑर्डिनरी अकाउंट। अब आप जो बोलिए कि सिंपल कैश बुक है, एक फीलिंग देती है ऑर्डिनरी अकाउंट का, हाँ ट्रू, बोलो समझ आएंगे? चलिए, अब आता है डबल कॉलम कैश बुक, सबको आती है, ठीक है, लेकिन मैं समझाऊंगा, प्लीज ध्यान से सुनना। किसी बच्चे को नहीं आती है तो ध्यान से सुनना प्लीज। डबल कॉलम कैश बुक आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, पेपर के अंदर 4 नंबर के लिए आ सकती है, ठीक है। अगर कभी इतने से क्वेश्चन आ जाए तो समझ लेना लक्की ड्रॉ है वो वास्तव में। ध्यान से सुनना, मैं इसलिए करा रहा हूँ कि बुक वाला कुछ एजम्पशन मांगेगा, तो बुक वाले ने जो एजम्पशन मानी है ना वही मानेंगे। एक एजम्पशन मैं बता देता हूँ क्या होती है, जैसे आपको, आपने कैश में पेमेंट की, किसमें पेमेंट की बेटा, चलो एक बार पहले मैं आपको समझा देता हूँ, सुनना, इधर ही देख लो, क्यों टाइम वेस्ट किया। अजय तेरी तरफ ज्यादा फोकस रहेगा इस सिंपल चैप्टरों में, ठीक है, क्योंकि समझ रहा है ये तो बेसिक इतना किया हुआ है और कर भी लेंगे, और एक दो बच्चे और जिनको नहीं आता बेटा पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सुनना बेटा, वन कॉलन का इसको आगे सिंपल है, सेम सेम डिटो क्या है, 2 कॉलन, ठीक है। 2 कॉलन कैश बुक में बेटा वही है, डेट, क्या बेटा, डेट, रिसिप्ट, एलएफ, मतलब लेजर बनाएंगे तो ये कितने नंबर में भाल करेंगे, अगर दिया होगा क्वेश्चन तो लिख देंगे एलएफ, ठीक है। और अमाउंट वाले कॉलम, यही एजम्पशन कह रहा था, इसने 2 कॉलम कैश बुक में किसके कॉलम बनाए, डिस्काउंट के और कैश का, यही एजम्पशन कहने वाला था, यही दे दिया संस्कृत में, कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल है, बताता हूँ। और इधर क्या है, डेट, पेमेंट, लेजर, और ये किसका कॉलम, डिस्काउंट और, अब बच्चा कहता दिनेश सर ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो सीए वही तो पढ़ाता है जैसा आपने कभी पढ़ा ना हो। सर ये डिस्काउंट कॉलम, लिसन मी केयरफुली, इसका नाम क्या है, खुश, 2, पीछा मैं छोड़ा डबल कॉलम बोल के, 2 कॉलन कैश, इसके नाम से क्या अर्थ निकलता है, 2 कॉलम होंगे, आपकी इच्छा है जो मर्जी 2 कॉलम बनाओ। मैं बिजनेसमैन हूं,
मैं सारा काम कैश में करता हूँ। बैंक से तो नफरत है मेरे को, बैंक में जाता ही नहीं हूँ। मैं अपने आप के पास पैसा है उस पर विश्वास करता हूँ। मैं बैंक को दे दूं, मेरे को विश्वास नहीं बैंक फेल हो जाए। समझ रहे हो बात को? मेरा बैंक में मैं ट्रांजेक्शन नहीं करता, लेकिन आज के टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। सेक्शन 42A3 ये बोलता है कि आप 10,000 से ज्यादा की पेमेंट कैश में कर ही नहीं सकते। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन है, अगर कर दोगे तो वो खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा। मतलब इनकम टैक्स वाले उसको खर्चा ही नहीं मानेंगे। खर्चा नहीं मानेंगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और टैक्स का बर्डन आप पे आएगा। समझ रहे बात को? उसके अलावा और है 269ST, वो एक तो 2 लाख से ज्यादा लोन नहीं दे सकते, 2 लाख से ज्यादा की सेल कैश में नहीं कर सकते। 269TT, बहुत से सेक्शन है इसके अंदर, वो बातें करेंगे, मजा आता है टैक्स पढ़ने में। टैक्स एक लो ही है और है क्या, प्रैक्टिकल प्लस लो, रूल लिखे हुए उसके अंदर। रूल मजेदार चैप्टर है, सब्जेक्ट है। सुना, अब कोई व्यक्ति है सिर्फ वो कैश में ट्रांजेक्शन करता है और डिस्काउंट भी देता है, तो वो 2 कॉलम बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, लेकिन किसके बनाएगा? कैश का और डिस्काउंट का। डाउट दूर हो गया होगा, क्योंकि हमें टीचर ने ये सिखाया था 2 कॉलम कैश बुक 2 ही कॉलम होते हैं। वहां पर ये सिखाया था बेटा 2 कॉलम, चलो 2 ही कॉलम होंगे, कोई भी हो सकता है, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर या फॉर्म। सर अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन आ गया कि 2 कॉलम कैश बुक बनाओ, तो मेरे को तो ये बता दो मैं कौन से बनाऊं। दो, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन वाला बोलेगा कि कैश है या डिस्काउंट है, कैश है या बैंक है। एक, दूसरा आप क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर उसमें कैश की भी है और बैंक की भी है तो 2 कॉलम ही पूछिए तो कैश और बैंक के बनेंगे। सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ा आपने, चेक से पेमेंट की, कैश आया, ये आया, वो गया, वही गया, है ना? तो ऐसा कुछ लिखा है और नीचे कहता है 2 कॉलम बनाओ, तो मतलब बैंक से पेमेंट हुई है, हुई है, लिखा है ना चेक से पेमेंट की, चेक से मिला, तो इसका मतलब चेक से पेमेंट कर रहा है, चेक मिला है, इसका मतलब बैंक में अकाउंट है। और पूछे भी कितने कॉलम है, तो कैश और बैंक का बनेगा। अगर कैश लिखा हुआ है, कैश आया, कैश गया, कैश आया, कैश गया, कैश आया, कैश गया, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट लिया, डिस्काउंट दिया, पूरे क्वेश्चन में बैंक का नाम ही नहीं है, और फिर कहता है 2 कॉलम बनाओ, आप बता दो दिमाग लगा क्या बनाओगे, क्या है? पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? तो क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता लग जाएगा। जनरली इन द कॉमन पार्लेंस लोग यही मानते हैं 2 कॉलम कैश बुक के 2 कॉलम होते हैं, कैश और बैंक। ठीक है, बोलो बात समझ आएगी? बोलो बेटा, आगे बात समझे क्या? सुनना बेटा, भाई डेट के कॉलम में तो कोई दिक्कत नहीं, डेट में तो डेट आएगी। 2 कॉलम कैश बुक में क्या कहता है, सुनना, मैं डेट का कॉलम नहीं बनाया, 2 डेट होगी वो लिख देंगे। मान लीजिए 2 कॉलम कैश बुक के अंदर एक कॉलम कैश का है और एक बैंक का है। ठीक है जी, ध्यान से सुनना, ये क्या है, रिसिप्ट, और ये क्या है, पेमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान से सुन लो, अब ये तो रिसिप्ट है, ये पेमेंट है, ये एक तरीके की डेबिट साइड होगी, एक तरीके की क्या होगी, क्रेडिट साइड। सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस दे दे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश के लिए क्या यूज करेगा, कैश इन हैंड, और बैंक के लिए कैश एट बैंक। और या दोनों के लिए इकट्ठा लिखना है तो वो लिख देगा ओपनिंग बैलेंस। क्या लिख देगा? तो सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे टू बैलेंस बीडी, जो दिया होगा वो यहाँ जाएगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं?
अब मान लीजिए, ध्यान से सुनना, उसने 10,000 रुपए की कैश सेल की। क्या की? ठीक है, मान लो ये ओपनिंग बैलेंस लिख देता हूं समझाने के लिए। ये 10,000 है और ये 2,000। ठीक है, अब उसने मान लीजिए क्या की बेटा, कैश सेल्स की। क्या की? कैश सेल्स। तो आपको पता है कैश सेल्स की, कैश आया है तो यहाँ क्या लिख दोगे, टू सेल्स, और अमाउंट कैश के कॉलम। मान लो 40,000 की सेल की। कोई डाउट है क्या किसी को? अब वो कहता है कैश में परचेज की 15,000 की, तो पेमेंट होगी बेटा। तो यहाँ क्या लिखोगे, बाय कैश, और कैश के कॉलम में कितना, 15,000। कोई डाउट है तो बोल दो। पक्का? बाय परचेज, सॉरी, बाय, उधर ध्यान हो गया वो बाजी की तरफ। बाय परचेज कितना बेटा, 15,000। आगे बात समझे? अच्छा, अब कहता है राम को सैलरी दी, तो क्या लिख दोगे, कैश में दी। बाय, ये गलती कर गया राम, बाय सैलरी कितना बेटा, 5,000। राम को सैलरी दी, एंट्री क्या होगी, सैलरी टू कैश। नाम में क्या रखा है, समझाया? बाय सैलरी कितने, 5,000। समझा गया? अब कहता हमने 20,000 की क्या की बेटा, सेल की, और पेमेंट किससे मिली, हमारे को चेक रिसीव हुआ। क्या रिसीव हुआ? अच्छा, पैसा आया है, आया है तो इधर, और गया है तो इधर। अच्छा, तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स, बैंक वाले कॉलम में 30,000, क्योंकि आप चेक से पेमेंट मिली है। बोलो समझ आएंगे? अब आपने फर्नीचर खरीदा 5,000 का और चेक से पेमेंट की, तो क्या लिखोगे, बाय फर्नीचर, और बैंक के कॉलम में कितने, 5। ये बातें सबको समझ आ गई होगी। कैश आया तो कैश के कॉलम में, कैश गया तो कैश के कॉलम में जाएगा, चेक से आया तो बैंक के कॉलम में, चेक से गया तो बैंक के कॉलम में। समझ आ गया? अब मैं बता रहा हूँ कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बता रहा हूँ बेटा? देखो, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ये होता है कि एक ही ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक दोनों इफेक्ट होते हैं। एक ही ट्रांजेक्शन में क्या होगा, दोनों इफेक्ट। दोनों इफेक्ट का मतलब ऐसे नहीं है कि मैंने 15,000 की सेल की, मैंने 15,000 की सेल की, मेरे को 5,000 कैश मिला, 10,000 का चेक मिला, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। ध्यान से सुन लो भाई, मैंने 15,000 की क्या की, सेल की, 5,000 मेरे को कैश में मिले, और 10,000 मेरे को किस में मिले, चेक में। तो पता है ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। इसमें पता क्या लिखूंगा, टू सेल्स, कैश में कितने मिले, 5, चेक से कितने मिले, 10। ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। मतलब आपको पेमेंट दो पोर्शन में मिली है, दो पार्ट में मिली है, आधी कैश में और आधी चेक से। ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जिसमें कैश या बैंक दोनों में से एक चीज क्या होगी, कम, और एक चीज क्या होगी, ज्यादा। वो होती है कॉन्ट्रा एंट्री। समझा गया? जैसे कि मैंने 7,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कराए, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। सुनो, अब मैंने बैंक में कितने रुपए जमा कराए, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। अजय मैंने 7,000 बैंक में जमा कराए, तो कैश बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। कोई नहीं बोलेगा, आपको आता है, मेरे को पता है बेटा, प्लीज इसको सिखाने में। कम होगा कैश, कम होगा बेटा 7,000। अब बता, पहले रिसिप्ट साइड में लिखेगा या पेमेंट साइड में? कैश के बारे में सोच, सिर्फ और किसी के बारे में मत सोच। आपने 7,000 रुपये बैंक में जमा कराए, तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया कि कैश कम होगा। अब कैश कम होगा, ठीक है, तो रिसिप्ट साइड में लिखेगा या पेमेंट साइड में? कॉन्ट्रा तो करेंगे बिल्कुल। मैं कॉन्ट्रा दोबारा सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप रिसिप्ट पेमेंट साइड में लिखेंगे, क्योंकि कैश हमारा क्या हुआ है, कम। अगर कम कम हुआ है मतलब पेमेंट की हमने, अब बैंक को की वो बात अलग है, पेमेंट हुई है, तो क्या लिखेंगे, पेमेंट साइड में लिखेंगे। किसको दिया आपने, बैंक को, तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक, लिख दिया। लेकिन अमाउंट किसी कॉलम में आएगी, कैश के कॉलम। बोलो बात समझ आएगी? कितने बेटा, 7,000। अच्छा, अब 7,000 बैंक में आए, तो बैंक को रिसीव्ड हुए 7,000 रिसिप्ट साइड में। लेकिन अब बैंक के कॉलम में कितना लिखेंगे, 7,000। लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैश। ये होती कॉन्ट्रैक्ट। अब आप ऐसे की हुई है, आपने बैंक में 7,000 जमा कराए, तो आपने क्या करते, बैंक अकाउंट दिया टू कैश। ये एंट्री सबको आती है, यही होगी। अब बच्चा कहता है, अब देखो बैंक के कॉलम में लिख लिए, कहता हाँ जी, तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टू कैश।
क्या लिखेंगे? अमाउंट बैंक के कॉलम में, आपको जो बताया हुआ है वो ये है, ठीक है। तो क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक में पोस्टिंग करनी बैंक के अकाउंट, बैंक के अकाउंट में पोस्टिंग करने के, हाँ, लेकिन आपको पता है कि ये अकाउंट होता नहीं, अकाउंट जैसा लगता है, अभी पढ़ भी लिया हमने, तो ये भी तरीका सही है, कोई गलत नहीं है। अब बैंक में पोस्टिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू कैश, और कैश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक। तो बैंक में पोस्टिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू कैश अमाउंट बैंक के कॉलम में, और कैश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक अमाउंट कैश। ऐसे क्या हुआ भाई? जिस कॉलम में लिख रहे हो उसी का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे दूसरा आएगा। बोलो समझ आया कि नहीं? अब कैश आपने डिपॉजिट कराया, कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश आपने ऑफिस के यूज के लिए निकाला, कॉन्ट्रा एंट्री है। अब मान लो आपने 3,000 बैंक से निकाले, तो कैश बढ़ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे? टू बैंक। कितने निकाले? 3,000 कैश के, और उधर बैंक में क्या हो जाएगा? बाय कैश। कितना आ जाएगा? 3। कैश आपने डिपॉजिट कराया, कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश आपने विड्रॉल किया, कॉन्ट्रा एंट्री है। इसके अलावा बताओ कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होगी? और जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है उसके आगे सी लगा देते हैं, ये क्या लगा देते हैं? सी। वो सी लेजर फोलियो वाले कॉलम में लिखते हैं, सी का मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री है। बोलो बात समझ आ गई? ये क्वेश्चन भी शिफ्ट में आया हुआ था कि कॉन्ट्रा एंट्री में क्या सिंबल यूज किया था, ए बी सी डी के 10 से। एनीवे कोई डाउट है क्या? बोलो, समझ आ गया? बोलो बेटा। ये मैं टू कॉलम कैश बुक करा रहा हूँ, ये मान के कि दो कॉलम किसके हैं? कैश और बैंक के। कोई डरने वाली बात नहीं, पोस्टिंग समझ आ गई। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्नीचर मशीन खरीदी 5,000 की, क्या खरीदी? और चेक से पेमेंट की, हिमांशु कॉन्ट्रा एंट्री होगी। हाँ मोहित, कॉन्ट्रा एंट्री होगी? नहीं होगी। टाइम कॉन्ट्रा, तो मशीन खरीदी आपने और चेक से पेमेंट की, क्यों? हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ, चेक से की। कॉन्ट्रा नहीं होगी, तूने ये कहा बिल्कुल सही है, उसका रीजन दे देना क्यों नहीं होगी। आलोक के रीजन दे। सिर्फ बैंक वाले इफेक्ट हो रहा है, जो सिखाया वो पूछ रहा हूँ बेटा। ओनली बैंक इफेक्ट हो रहा है, कैश इफेक्ट नहीं हो रहा। कॉन्ट्रा वो होती है तो एक ही एंट्री में दोनों इफेक्ट होगा, कैश और बैंक, और अपोजिट होगा, एक कम होगा एक ज्यादा होगा। ऐसा नहीं दोनों बढ़ रहे हैं, वो तो फिर बता दो दोनों बढ़ने वाले, तो मैंने ये वो कॉन्ट्रा होती नहीं है भाई साहब। कॉन्ट्रा क्या होती है? जिसमें कैश और बैंक दोनों इफेक्ट होंगे, एक बढ़ेगा और एक कम होगा। बोलो बात समझ आएगी? तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ से डाउट क्लियर करो, ज्ञान का भंडार है ये। कोई डाउट है क्या? बोलो क्या बेटा? यही प्रॉब्लम है। अब हमारा डिस्काउंट की कोई चर्चा नहीं है अभी तक, ये वो सोच रहा है। इस माइंड को कमांड देके जो टॉपिक देना है उस पर ध्यान कर बेटा, जैसे जैसे हम माइंड मत करना, रीजन है हम आगे का सोचते हैं। अब जैसे इसका मतलब ये क्या है, आगे मेरी बात समझे या नहीं आगे? अच्छा, एक चीज इंक्रीज होगी, दूसरी डिक्रीज। आपने सेल की चेक से, कॉन्ट्रा है क्या? चेक से सेल की बेटा, नहीं। बैंक में 15,000 रुपए आपने कैश में डिपॉजिट कराए, आपने सेल की 5,000 का चेक मिला और वो चेक डिपॉजिट कराया, कॉन्ट्रा नहीं है। सेल की है, चेक मिला है, तो बैंक टू सेल होगा। समझ आ गया? आपने बैंक से 10,000 रुपए निकाले पर्सनल यूज के लिए, कॉन्ट्रा है या नहीं है? बैंक से निकालोगे, अब पर्सनल यूज के लिए निकाले तो वो बिजनेस में तो आएंगे नहीं, नहीं आएंगे ना, तो कैश बढ़ेगा नहीं हमारे बिजनेस का। बैंक से निकलेंगे, ठीक है, बैंक कम हो गया, तो एक चीज कम होगी दूसरी बढ़ेगी मेरे, एक कम हो गया, पैसा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, ये तो अपने घर चला गया, यहाँ तो आया ही नहीं। तो यहाँ आता तो ये क्या होता बेटा? बढ़ता। तो वो तो कम हो गया लेकिन ये नहीं बढ़ा, तो ये कॉन्ट्रा है ही नहीं। बोलो बात समझ आएगी? तो कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, आगे कुछ नहीं लिखा, तो बोलो बिजनेस की मानोगे या पर्सनल? जब तक नेगेटिव ना बोले, नेगेटिव मत सोचना।
बातें बिजनेस की हो रही है तो ये बात हो ध्यान से। बच्चे पूछते हैं बेटा कुछ क्या है ड्राइंग, कहता नहीं, मैं कहता बिजनेस की है। तो ये भी तो काम का है बिजनेस की। अच्छा तो करने क्या है, बिजनेस का क्वेश्चन कर रहा है ना, तो बिजनेस की मानेंगे ना। ड्राइंग होगी तो क्वेश्चन है बोले। कई बार क्वेश्चन आता बोलता मुंह में, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक ₹1,000। बच्चा क्या मान लूं क्या बिजनेस का है, कैश टू बैंक होगा, कहाँ लिखा पर्सनल यूज है। अगर पर्सनल यूज है तो क्वेश्चन क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। तो डाउट है क्या। अब मान लो बैंक से आपने ₹1000 विड्रॉल किए बिजनेस के लिए, तो क्या एंट्री होगी, कैश टू बैंक। तो यहाँ क्या लिखोगे, कैश टू बैंक। तो यहाँ टू बैंक अमाउंट कैश की कॉलम में। कॉन्ट्रा समझ में आ गई होगी। ठीक, अब सुनो ध्यान से। ये मैंने क्या बताया, अगर 2 कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक का कॉलम बनाना हो तो बोलो, बात समझ आएगी नहीं, बोलो बेटा। कई बार क्वेश्चन ये बोलता है 2 कॉलम कैश बुक बनानी है, क्या बनानी है, 2 कॉलम नहीं बनानी है, लेकिन एक कॉलम किसका बेटा, और ये कैश का। ये क्वेश्चन तभी बोलेगा जब उसका बैंक में खाता ही नहीं होगा, अकाउंट ही नहीं होगा। बोलो, बात समझ आ गई। मतलब 2 कॉलम कैश बुक जो है, कैश या बैंक भी बन सकता है, और 2 कॉलम कैश बुक डिस्काउंट और कैश का भी बन सकता है। बोलो, बात समझ आएगी नहीं। अब सुनो ध्यान से। सर डिस्काउंट के कॉलम का क्या यूज होगा, देखो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो क्या लिख दोगे, टू बैलेंस बीडी। मान लीजिए आपके पास था 10,000, ठीक है, आपने राम से 20,000 के गुड्स खरीदे। कितने गुड्स खरीदे, बस खरीदे ना, क्या लिखोगे, और कैश में पेमेंट कर दी, बाय परचेज। कैश मेरे पास 40,000 है, 20 की खरीदे ना मैंने, बाय परचेज। यहाँ कितना लिखोगे, 20। बोलो, बात समझ आएगी नहीं। डिस्काउंट में क्या आएगा, 0, क्योंकि मेरे को डिस्काउंट मिला ही नहीं, मेरे को डिस्काउंट मिला ही नहीं। डिस्काउंट मेरे को मिला ही नहीं, आगे बात समझे। फिर मैंने परचेज किए 5,000 के गुड्स, किससे, राम से। राम से 5,000 के गुड्स खरीदे, और मेरे को 500 रुपये डिस्काउंट मिला। कितना डिस्काउंट मिला, भूल बता कहाँ लिखो बेटा, इधर ही इधर। 5,000 खरीदे, 500 डिस्काउंट है। परचेज किया हमने गुड्स, आएगा नहीं। राम से खरीदे हैं, क्रेडिट परचेज, हो गया हो गया। पेपर में ऐसे होगा, बात समझ आएगी नहीं, आए वैसे। राम से खरीदे, किससे, जब नेम हो तो हमेशा क्या मानते हैं, क्लियर है। राम से हमने 5,000 के गुड्स खरीदे कैश में। राम से हमने, बेटा जितना बार गिरना यही गिर लो, पेपर में जाके गिरना जरूरी है, इसलिए सब तरीके के एग्जाम्पल दूंगा, मेरे को गौर से सुना करो। और आपने देखा होगा कि आज मैं किसी को नहीं बोल रहा कि बेटा चुप, जो कारण है कि लगे रहो बेटा। अगर तुम्हें लगता है वो साथ वाला ज़्यादा बढ़िया बताता है तो आप उससे पढ़ लो, और तुम्हें लगता है कि ये ज़्यादा बढ़िया बताता है तो मेरे से पढ़ लो। साथ वाला घर पे मिल जाएगा, रास्ते में मिल जाएगा, वो क्लास के बाद भी मिल जाएगा, मैं नहीं मिलूंगा। तो प्लीज़ ध्यान से सुन लो। आप डिस्कस करके पढ़ते हैं बढ़िया रहता है, लेकिन वो क्लास के बाद करना होता है, हम भी करते थे। ध्यान से सुनो। अब कैश में खरीदा भूमि अप्रो ने, किसमें खरीदा, और 500 रुपये डिस्काउंट मिला। 5,000 के कुछ खरीदे, 500 रुपये क्या मिला, डिस्काउंट, परचेज किया है, ठीक है।
पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आप क्या लिखोगे बताओ बेटा यहाँ पर, बाय परचेज, बाय, तो आपने 4500 पेमेंट की तो 500 में डिस्काउंट मिला, यहाँ आ जाएगा, बस ये डिस्काउंट आपको मिला है ना बेटा यहाँ। अब चलो एंट्री बता देता हूँ क्या होगी। परचेज किया आपने, परचेज अकाउंट डेबिट 5000, ऐसा क्या, टू कैश 4500 टू डिस्काउंट, इसकी पोस्टिंग बताया क्या होगी, बाय परचेज कैश के अमाउंट, कैश के कॉलम में डिस्काउंट के अमाउंट डिस्काउंट। अगर वैसे करो तो एनीवे आपने परचेज किया, पेमेंट की इधर आएगा। अगर पेमेंट इधर लिखी है और डिस्काउंट यहाँ आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, डिस्काउंट उसके साथ ही आएगा। कारण है आपको डिस्काउंट मिला है ना, आपको डिस्काउंट क्या हुआ है, मिला है, तो आपने क्या लिखा, बाय परचेज 500 रुपये तो हमें डिस्काउंट मिला और 4500 हमने पेमेंट की। अब मैंने सेल की बेटा 1 लाख की कैश में, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू सेल्स। अगर 1 लाख की खरीदी तो 1 लाख यहाँ लगता है, डिस्काउंट जीरो आ जाएगा। मैंने कहा 1 लाख की सेल की, 90,000 मिला, 10,000 मैंने डिस्काउंट दिया उसको, तो फिर यहाँ क्या लिखूंगा, 90, और यहाँ डिस्काउंट में आएगा 10। बोलो बात समझ आएगी, तेरे सर एंट्री करके समझा दो थोड़ा, बता दो। सेल की, कैश अकाउंट दिया 90,000, डिस्काउंट अकाउंट दिया 10,000, टू सेल्स 1 लाख, तो क्या लिखेंगे, टू सेल डिस्काउंट की अमाउंट डिस्काउंट के कॉलम में और कैश के कॉलम। बोलो बात समझ आएगी। चेक से पेमेंट की, फिर डिस्काउंट मिला और कैश भी है, तो फिर 3 कॉलम बढ़ेंगे। फिर कितने कॉलम बढ़ेंगे बेटा, 3, 3 कॉलम कैश, ये बात भी पता आपको। तो उसमें मान लो क्वेश्चन में कैश भी है, बैंक भी है और डिस्काउंट भी है, तो कितने कॉलम बनेंगे, 3 बनेंगे। रूल सारे यही रहेंगे, रूल सारे, कैश कैश में आएगा, बैंक बैंक में आएगा, डिस्काउंट है डिस्काउंट में आएगा। चलिएगा अब अपने बात करते हैं, ये सारा समझ आ गया। अब इसकी कोई थ्योरी पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपकी रिवीजन हो गई। वैसे तो आपको आता था, लेकिन फिर भी रिवीजन हो गई, कोई डाउट था, कोई कन्फ्यूजन थी, तो वो दूर हो गई। सुना बेटा, डबल कॉलम कैश बुक, if alone with column for amount to record cash receipt and cash payment, another column is added on each साइड ऑफ रिकॉर्ड। कहता है जब डबल कॉलम बनाते हैं तो पेमेंट और रिसिप्ट का कॉलम के साथ एक एक कॉलम क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, टू रिकॉर्ड द कैश डिस्काउंट, टू रिकॉर्ड द कैश डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसिप्ट। आपने डिस्काउंट दिया या आपको डिस्काउंट मिला, ठीक है। और एक कॉलम ऑफ द डेबिट साइड शोइंग बैंक रिसिप्ट एंड अनदर कॉलम ऑफ द क्रेडिट साइड शोइंग पेमेंट थ्रू बैंक, इट इज डबल कॉलम कैश में। ये देखो दोनों लिखे हैं इसने, शायद पढ़ो तो, कि अगर एक कॉलम डिस्काउंट का जोड़ दिया जाए रिसिप्ट और पेमेंट साइड तो 2 कॉलम हो गया, या बैंक का कॉलम जोड़ दिया जाए तो बैंक और कैश हो जाएगा। मतलब 2 कॉलम कैश बुक, डिपेंड ऑन द बिजनेसमैन कि उसको कौन सा कॉलम चाहिए, जो उसको चाहिएगा वो बना लेगा। समझ आ गया। नाउ कैश डिस्काउंट इज अलाउड विच ऑफन अकम्पनी कैश पेमेंट। कहता है कैश डिस्काउंट नॉर्मली कब दिया जाता है, जब कैश में पेमेंट होती है। फिर इसके एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा है आपको, जो मैंने समझा चुका, मैंने समझा गया बेटा। और जब कैश पेमेंट करेंगे तो हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा, इस पैरे में ये लिखा हुआ है। आगे बात समझे क्या, चलिएगा। उसके बाद in the cash column of debit side actual cash received is entered, the amount of the discount allowed, if any of the customer concerned is entered the discount column. Similarly actual cash paid to enter in the cash column of the payment side and discount received in the discount column. ये कहता है कैश दिया आप कैश में लिख दो, रिसिप्ट साइड में डिस्काउंट मिला वो डिस्काउंट में लिख दो, पेमेंट की तो पेमेंट में लिख दो, डिस्काउंट जो आपने मिला है पेमेंट में मिलेगा, सॉरी, और रिसीव करेंगे तो कैश क्या होगा, डिस्काउंट देंगे तो वो डिस्काउंट के कॉलम में आ जाएगा, कोई नई बात नहीं लिखी इसने। और उसके बाद बैलेंस निकाल लेंगे, डिस्काउंट के कॉलम का बैलेंस नहीं निकलेगा, डिस्काउंट के कॉलम का बैलेंस नहीं निकलेगा, खर्चा है। जितना डेबिट हुआ है वो डेबिट में चला जाएगा, जितना क्रेडिट हुआ है वो क्रेडिट में चला जाएगा। डिस्काउंट के कॉलम का बैलेंस नहीं निकलेगा, ये लास्ट लाइन में उसने बोला है।
ठीक है जी। अब ये एग्जाम्पल है 2 नंबर, कितना बेटा? रिक्वेस्ट है आपसे, आपके पास आंसर भी है, 2 मिनट का ब्रेक लूंगा मैं मेरे लिए, आप जल्दी से कर दो 2 मिनट, मैं यहीं बैठा हूँ। थोड़ा सा तेज बोल सुन। हाँ, मैं तो सुना नहीं मेरा, थोड़ा तेज बोल। पेटी कैश बुक का बोला छोटे मोटे खर्चे। फिर एग्जाम्पल क्या कि पेटी कैश बुक कहता है मैं अलग से रखूंगा, तो वो कहता है यहाँ से 10,000 रुपये निकाल के पेटी कैशियर को दे दे। किसको दे दे? पेटी। तो वो 10,000 जब यहाँ से जाते हैं ना, सुन लो भाई सारे ध्यान से, 10,000 जब यहाँ से जाते हैं तो इसकी एंट्री हो जाती है, होगी 10,000 की एंट्री। यहाँ कैश बुक में 10,000 क्या हो जाएंगे? कम। और पेटी कैश बुक क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अब वो छोटे मोटे जो खर्चे है ना, वो वहां पर डालेंगे अपने। अगर मैंने पेटी कैश नहीं रखा, पेटी कैशियर नहीं रखा हुआ, तो कैश तो यहीं से कम होगा मेरा। आप कहते हैं पापा 100 रुपए देना, बेटा मेरे पास तेरी मम्मी से ले ले, पेटी कैश है, मम्मी पेटी कैशियर है। समझ आ गई क्या मेरी बात? पापा कहते हैं कोई पैसे नहीं है तेरी मम्मी को, जो लेना हो मेरे से लिया दो। पता ही नहीं लगता, दोनों माँ बेटे मिलकर मेरे खुद उड़ाते हैं मेरे को। समझ रहे मेरी बात को? Listen. गणेश कमेंस ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद ₹2,00,000 एज ए कैपिटल। उसने 2,000 रुपये कैपिटल लगाई। ही हैड द फॉलोइंग कैश ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के महीने में ये ट्रांजेक्शन हुई बेटा उसकी। सबसे पहले उसने बेटा 2 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, तो एंट्री क्या होगी बोलो? 2,000 मान लो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो क्या लिखोगे? टू कैपिटल। कोई डाउट है किसी को? उसके बाद देखो बेटा क्या कह रहे हैं, परचेज फर्नीचर कैश, गुड्स सोल्ड, पेड कैश, ये वो ढिमकाना। इसमें बैंक नहीं है कहीं, है ना? नहीं है ना? तो अब आपको ये पता लग गया कि 2 कॉलम किसके बनेंगे? डिस्काउंट के और कैश। क्लियर हो गए? उसके बाद क्वेश्चन कहता है परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश 250। ठीक है बेटा, पेमेंट है तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय फर्नीचर अमाउंट कैश के कॉलम में। कोई डाउट है? नेक्स्ट, परचेज गुड्स कुछ भी नहीं लिखा तो कैश में है बेटा, कैश में है तो क्या लिखोगे आप बताओ बेटा? बाय परचेज अमाउंट कैश के कॉलम में। सोल्ड गुड्स टू सेल अमाउंट कैश के कॉलम में। अच्छा, उसके बाद पेड कैश टू राम मोहन। राम मोहन, हमने किसको पेमेंट की बताओ बेटा? राम मोहन को। कितनी पेमेंट की बताओ? क्या बेटा? 500। और आगे क्या लिखा है? ही अलाउड डिस्काउंट। ये गलत है, इसके आगे 6 तारीख लिखी है, गलत है, 6 नहीं उसी दिन ही है, ये मिस प्रिंटिंग है। अच्छा, पेमेंट 500 देगा, डिस्काउंट 6 को दूंगा, ऐसे कभी होता है? तो ये गलत है, ये लाइन इकट्ठी है। पेड कैश टू राम मोहन ही अलाउड डिस्काउंट, ये इकट्ठा है 1 तारीख को 5 को ही है बेटा। ये समझ आ गया क्या मेरी बात? तो सुनो बेटा, राम मोहन को पेमेंट किया, पेमेंट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय राम मोहन। क्या लिखोगे? बाय राम मोहन, ये लिख दिया। ठीक है, और 560 पेमेंट की और ये डिस्काउंट कॉलम में। ऐसे ही बताया था, ऐसे ही बेटा। सर आगे समझ में? ओहो, अब समझ में आया तू क्या पूछ रहा था और मैं से क्या करवा रहा था। सुनो, पेड कैश टू राम मोहन, ये 560 दिए, 10 डिस्काउंट मिला, 570 देने थे बाबूजी। हाँ, मैं क्या बता नहीं है, तुषार इतना इंटेलिजेंट हो गया, ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? ये देखो, पेड इतने तो दिए हैं, डिस्काउंट में तो 570 देने थे। कई बच्चे कहते 560 से घटा के 560, नहीं, लैंग्वेज तो पढ़ लो। पेड कैश टू राम मोहन कितने? 560। 560 दिए, 10 डिस्काउंट है, इसका उसको 570 देने थे। बोलो समझ आएंगे? धन्यवाद। उसके बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी टू कृष्णा एंड कंपनी, कितने मिला? 600। रिसीव्ड लिखा है, रिसीव्ड है, ये 580 नहीं रिसीव है, 600 रिसीव है और वो दिया, तो यहाँ का आएगा पूरा 600 और यहाँ 20। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ लो, बढ़िया बात की आपने, पूछ दिया, ये गलती कोई भी कर देता है, ये गलती तो।
टोटल नहीं दिया हुआ, जितना रिसीव हुआ जितनी पे हुई उतना पोर्शन दिया है, डिस्काउंट अलग से दे रखा है उसने। अब मैं कहता हूँ 5,000 देने थे, 500 डिस्काउंट मिला, फिर 4500 और 500 आएगा। वो कहता है तुझे तो बताया नहीं, इतना रिसीव है इतनी पेमेंट है। बात समझ आ गई बेटा? चलिएगा, तो बस अब हो गया खत्म। अब देखो इस कॉलम का टोटल किया, ये लेस किया, सीडी आ गया कितना 675 बस। और डिस्काउंट कॉलम का सीडी निकलता नहीं, इसका टोटल क्या आ गया 20 और इसका टोटल कितना आ गया 18 बच्चों। मैच नहीं करना। अब ये ध्यान से सुन लो, बच्चा कहता है 20 18, ये डिस्काउंट का डेबिट कॉलम है, डेबिट है और ये डिस्काउंट क्रेडिट है। तो अब क्या होगा सुन लो आगे का, कि जो डिस्काउंट का लेजर होगा, किसका लेजर होगा, उसमें डेबिट साइड में कितना लिख देंगे 20 और क्रेडिट साइड में भी कितना लिख देंगे 18। वो पोस्टिंग जाएगी, दोनों तरफ लिख देंगे। मतलब डिस्काउंट के कॉलम में डेबिट साइड में कितना लिख दोगे 20 और क्रेडिट साइड में 18। ऐसे होता है ये, ठीक है जी। लिखा भी हुआ है इस भाई साहब ने, टोटल दे आर नॉट बैलेंस्ड, देयर टोटल एंटर इन द डिस्काउंट रिसीव्ड और पेड अकाउंट द लेजर। वाह भाई वाह, मेरी वाली बात लिखी है उसने, तीनों बात लिखी। टोटल करेंगे, बैलेंस नहीं करेंगे, और इसका बैलेंस सीधा डेबिट वाला डीआर में दिखा देंगे, सीआर वाला सीआर में, वही बातें इसने लिख के दी है। अब बात करते हैं 3 कॉलम कैश बुक की बेटा। थ्री कॉलम कैश बुक का 1 2 3 और 4, ये 4 पॉइंट रीड करो बेटा। 3 कॉलम कैश बुक में इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपको एक चेक मिला राम से, आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, आप एंट्री कर दोगे क्या, बैंक टू राम, क्या लिखोगे टू राम अमाउंट बैंक के कॉलम। आपने कैश बुक बढ़ा दी, डीआरएस में बताया था, कैश बुक बढ़ा दी बेटा, चेक पास नहीं हुआ, चेक क्या हो गया डिसऑनर हो गया। बैंक ने आपके अकाउंट में बैलेंस बढ़ाया नहीं, मतलब पासबुक नहीं बढ़ी, वहां एंट्री नहीं हुई, अब वो चेक आप वापस आ गया। तो आपने जो कैश बुक बढ़ाई थी वो सही बढ़ाई थी, चेक तो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। तो अब आप वापस बैंक बैलेंस क्या करो, कम करो। तो कौन साइड में लिखोगे, सीआर साइड में, मतलब पेमेंट साइड में। पहले आपने क्या लिख दिया टू राम अमाउंट बैंक के कॉलम में, ठीक है। अब उसको कैंसिल करने के लिए क्या लिखोगे, बाय राम अमाउंट बैंक के कॉलम, मतलब जितना डीआर किया था उतना वापस क्या करो सीआर, तब सही होगा, क्योंकि चेक पास ही नहीं हुआ। तो अगर चेक बाउंस हो गया तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा, समझ आ गया। चलिए आगे बेटा। ये समझ आ गया, आपने किसी पार्टी को पेमेंट की, चेक दिया, अब वो गया ही नहीं चेक लेके बैंक में, चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंट फॉर, आपने चेक दे दिया, ये लो, आपने कहा सर पेमेंट तो कर दो, मैं चेक काट दिया, मैंने दे दिया आपको, मेरे अकाउंट में 1 लाख बैलेंस है, मैंने 20,000 का चेक दे दिया। अब मैं क्या मानूंगा मेरे अकाउंट में कितना है 80, आप 2 3 4 दिन हो गए बिजी बहुत, तो आपने चेक लगाया नहीं अपने बैंक में, समझ रहे मेरी बात। तो मैं 1 लाख नहीं मान सकता, जब आप लगाओगे तो अपने आप 20 कम हो जाएगा। तो मैं ट्रीटमेंट आगे का जो लेन देन करूंगा वो 80 लेके ही करूंगा, समझ आ गया। तो कहता हमने चेक इश्यू कर दिया है तो उतना अपने बैंक बैलेंस क्या कर देंगे, कम कर देंगे। आगे बेटा, हाँ बताता हूँ, ये ऊपर वाला समझ आ गया नहीं आया, 6 नंबर बताओ। 6 नंबर ये कह रहा है कि आपने, दोबारा पढ़ देता हूँ, इफ सम चेक इशूड बाय द फर्म इज नॉट पेड ऑन प्रेजेंटेशन, इट इज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड विद द नेम ऑफ द पार्टी whom द चेक वाज गिवन। समझ आ गया मेरी बात, क्या लिखा है इसमें, समझ आई क्या। डेबिट साइड में, डेबिट साइड में तो बेटा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा वापस। ये सुनो, if some check issued by the firm is not paid on presentation, is not paid on presentation, मतलब उसने प्रेजेंट कर दिया और चेक पास नहीं हुआ, कह रहा साइन मिसमैच है,
ये देखो क्या लिखा हुआ है, चेक इशूड बट द फर्म इज नॉट पेड, चेक इशूड बाय फर्म इज नॉट पेड ऑन प्रेजेंटेशन, मतलब बैंक में उसने प्रेजेंट किया लेकिन उसको पेमेंट नहीं मिली। इट इज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड। अब राम को चेक इशू किया भाई, क्या एंट्री होगी बोलो, बाय राम अमाउंट बैंक के कॉलम में सीआर में। बाद में वो चेक उसमें कटिंग थी, चेक में क्या थी, कटिंग थी, या आउटडेटेड हो गया था, 3 महीने पुराना हो गया था, तो वो चेक क्या होगा, पास होगा नहीं। तो अब वापस आप उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो, सिंपल सी मैटर है। मैंने अपनी जेब से 100 रुपए निकाले फिर दिए नहीं, बात समझ आएगी नहीं? तो पहले आपने सीआर कर दिया और जो मैं पॉइंट समझा रहा था वो अलग था, समझ रहे हो? तो आपने सीआर कर दिया और वो प्रेजेंट करने पर भी पास नहीं हुआ, कोई भी कारण से स्टॉक पेमेंट करा ली। स्टॉक पेमेंट समझते हो क्या होता है? आप चेक बैंक को लिख के देते हो कि इस नंबर का चेक आए, पास मत करना, ऐसे ही होता है, स्टॉक पेमेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्टॉक पेमेंट। आगे बात समझे? तो आपने चेक इशू किया, आपने एंट्री कर दी, बेटा बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट चल रहे हैं, अगर आपको कंफ्यूजन होगा ही, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सिंपल है। चेक इशू किया आपने, बैंक कॉलम कम कर दिया, वो चेक पास नहीं हुआ तो बैंक बैलेंस कम हुआ, नहीं हुआ तो वापस बढ़ा दो बैंक बैलेंस। बोलो बात समझ आई नहीं आई? चलिए उसके बाद 7 नंबर पॉइंट बोल बेटा। ये देखो, मतलब हमने राम से चेक मिला हमारे को 1 लाख का, ठीक है, और मैंने राम से पैसे लेने थे और शाम को देने थे 1 लाख। वो 1 लाख का चेक मिला और वही चेक मैंने उसको इंडोर्स कर दिया, मैं कह ये ले, ये पेमेंट डायरेक्ट तू तेरे ले ले। अब अपने कहते सर ना मेरे पास पैसा आया ना मेरे से गया, बेटा एंट्री करनी पड़ेगी आपको, रीजन बताओ, फिर नहीं तो एंट्री से कैसे पता लगेगा राम से आ गए उसको दे दिए? तो पहले राम से मिला तो बैंक कॉलम में डेबिट में लिख दो, फिर आपने वापस दे दिया तो बैंक कॉलम में क्रेडिट में लिख दो, मतलब उसमें होके जानी चाहिए वो एंट्री। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलिए कुछ भी सिंपल एडवांटेज का बड़ा इजी है इसके अंदर, काउंटर एंट्री भी हो जाती है, डेबिट भी रिकॉर्ड हो जाता है, और हम बैलेंस भी 1 मिनट में पता लगा सकते हैं कि हमारे पास बैलेंस कितना पड़ा है। आज उससे भी इजी है, आप 1 मिनट में दबाते हो मोबाइल बैलेंस आता है कितना है, ठीक है, यही बात है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ पड़ा है उसकी तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है इसके अंदर, काउंटर एंट्री हो जाती है और बड़े इजीली इसका हम बैलेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। अब एक बात और बताता हूँ, कई व्यक्ति होते हैं जिनके करंट अकाउंट 2 होते हैं, मान लीजिए एक एचडीएफसी में है और एक आईसीआईसी बैंक में है, तो बेटा फिर बैंक कॉलम बनाएंगे, एक ही उसके अंदर कितने हो जाएंगे, 2, एक एचडीएफसी और एक है आईसीआईसी। अब मान लो चेक मिला आपको और आपने वो चेक डिपॉजिट कराया एचडीएफसी में, तो एचडीएफसी वाले कॉलम में आ जाएगा, और जमा कराया आईसीआईसी में तो आईसीआईसी वाले में आ जाएगा। फिर उधर बैंक कॉलम में सीआर साइड में भी बैंक के अंदर ही 2 बन गए। अगर आपने चेक इशू किया एचडीएफसी का तो बैलेंस कहाँ से कम होगा, एचडीएफसी से। अगर चेक इशू किया किससे, आईसीआईसी, तो आईसीआईसी का बैलेंस कम होगा। ये बात सिंपल है, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है। अब इसके अंदर देखो बेटा, आपने एक ही क्वेश्चन दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 3, वो करके लाना है आपने, ठीक है, होमवर्क आपके लिए। उसके बाद बच गई पैटी कैश बुक, तो ये कल बता दूंगा मैं आपको, टाइम हो गया पूरा नहीं हुआ। ठीक है बेटा, एक ही क्वेश्चन दिया मैंने आपको। ध्यान से सुनना बेटा, मिस रिप्रेजेंटेशन, बेटा नाम से पता लग रहा है मिस रिप्रेजेंटेशन,
देखो ये भी एक तरीके का फ्रॉड है, लेकिन इसमें और फ्रॉड के अंदर थोड़ा सा फर्क है। फ्रॉड होता है इंटेंसली और ये होता है अनइंटेंसली। समझा क्या? फ्रॉड क्या होता है? इंटेंसली। और मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? अनइंटेंसली होता है। बस इतना फर्क है, ठीक है। एक तरीके से सिंपल फ्रॉड ये भी है, मिस रिप्रेजेंट। मतलब कई बार क्या होता है, हमें कोई बात मालूम है, ठीक है, और वो बात जो हमें मालूम है वो बिल्कुल गलत है, झूठी है, लेकिन हम उस बात पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो सही है। क्या है? सही है वो। और उस बात को हम किसी और व्यक्ति को बताते हैं, उस बात को हम किसी और व्यक्ति को बताते हैं, ठीक है। और उस बात के ब्याह पे कोई और व्यक्ति जो है वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है उस बात पे ट्रस्ट करके, और वो बात क्या है? गलत है। लेकिन जो व्यक्ति जो बात बता रहा है ना, वो उसको सही मान रहा है, उस बात को लेके उसको भी क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखो उसको पता था, कोई एग्जांपल दूंगा अभी, रुकना। कोई बात है कि उसको ट्रस्ट कर रहा है कि ये सही है, और ये बात बता के दूसरी पार्टी को बताता है, तो दूसरी पार्टी उस बात को सुनकर, उसके साथ क्या कर लेती है? कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। और बाद में पता लगता है कि ये चीज तो क्या थी? गलत थी। क्या थी बेटा? गलत थी। तो ये फ्रॉड हुआ। हाँ, है तो फ्रॉड ही, लेकिन इसको फ्रॉड नहीं मानेंगे, इसको मिस रिप्रेजेंटेशन मानेंगे। समझ आ गई? मतलब फ्रॉड में इंटेंशनली होती है और मिस रिप्रेजेंटेशन अनइंटेंशनली होती है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए किसी के पास कोई एक लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड मान लो या कुछ भी मान लो, लैंड है किसी के पास, ठीक है। ये लैंड है, यहां पर मान लीजिए एग्रीकल्चर लैंड। किसी को पता लगा कि यहां से जो है वो हाईवे बनेगा। क्या बनेगा बेटा? हाईवे। तो ये एग्रीकल्चर लैंड जो है इसकी, ये हाईवे के ऊपर आ गई। बोलो बेटा।